नमस्कार। हिंदी स्टार सुरेश कुमार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। इस बार की बोर्ड परीक्षा में इसमें से 7 नंबर का प्रश्न पक्का है। 100% आएगा, 200% आएगा। प्रश्न कैसे आएगा आइए देखते हैं। प्रश्न ऐसे आ सकता है कि अप्रत्याशित विषयों पर लेखन क्या है, या फिर इसी प्रश्न को ऐसे पूछ सकते हैं कि नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन किसे कहते हैं। कुल मिला के आपको हम ये कहेंगे कि आपसे वो पूछना चाह रहा है कि अप्रत्याशित विषयों पर लेखन क्या है। इसी को अलग अलग शब्दों से, शब्दों का माया जाल फैला करके आपसे पूछ सकता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि नया और अप्रत्याशित विषय है क्या। तो अप्रत्याशित का मतलब है, अंग्रेजी में कहें तो अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड मतलब जिसकी आपको उम्मीद ना हो, ऐसे विषय पर लेखन। अप्रत्याशित विषयों पर लेखन कम समय में अपने विचारों को संकलित कर सुंदर, सुव्यवस्थित और आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करने की कला है या चुनौती है। जैसे कोई घटना दे दी जाएगी तो उस पर आपको बोलने के लिए या लिखने के लिए कहा जाएगा, तो उस समय क्या होगा, आपके मन में बहुत सारे विचार आने लगेंगे कि क्या क्या बोलना है, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। अब आप सोचिए कि जिस विषय पर, जो विषय आपको दिया गया, उस विषय पर आपके मन में बहुत सारे ख्याल, बहुत सारे विचार आए, विचारों की बाढ़ आ जा रही, उस पर लिखने में इतनी दिक्कत क्यों होती है। जिस विषय पर अगर हमसे बात करने के लिए कहा जाए तो हम घंटों बात करेंगे, बड़ी सरलता से बात करेंगे, लेकिन लिखने में हाथ कांपने लगता है। ऐसा क्यों होता है? आइए इसी पर विचार करने के लिए हम अगला प्रश्न लेते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न होगा इसी से संबंधित है। नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन कठिन एवं चुनौतीपूर्ण क्यों है? या इसी को, जैसे मैंने पहले बताया कि जिस विषय पर हम इतनी आसानी से घंटों बात कर सकते हैं, उस विषय पर लिखना इतना कठिन क्यों हो जाता है? तो इसका जवाब, भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं है, स्वयं विचार करने का साधन भी है। भाषा जो है विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं, स्वयं विचार करने का साधन भी है, जिसे हम रटंत पर निर्भर होकर गंवा देते हैं। रटन समझ रहे हैं? रटने पर निर्भर होकर के, क्योंकि हम शुरू से रटते आए हैं। कुछ भी आया रट डालो, कुछ भी आया रट डालो। क्यों गंवा देते हैं भाई? ये भी सवाल पैदा होता है। अगर हम ये कह रहे हैं कि हम भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं, स्वयं विचार करने का साधन है, और जो नया और अप्रत्याशित विषय हमारे सामने आएगा उस पर हमको बोलने के लिए कहा जाए तो हम घंटों बोल सकते हैं, तो 2-4 मिनट या आधा पेज, एक पेज लिख क्यों नहीं सकते हैं? तो कारण क्या है? उसको हम रटने की आदत के कारण, रटने पर निर्भर होकर के गंवा देते हैं। अब सवाल यह है कि हम रटने पर निर्भर होकर गंवा क्यों देते हैं? तो इसलिए गंवा देते हैं कि जैसे निबंध है या पत्र है या और कोई विधा है, जब भी किसी टॉपिक पर हमें निबंध लिखना है, पत्र लिखना है, या हमारी टेक्स्ट बुक का कोई क्वेश्चन है उसका आंसर देखना है, तो बाजार में उस पर बहुत सारी सामग्री उपलब्ध है, ढेर सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। तो हमारा सबका मन, आपका भी मेरा भी, थोड़ा कामचोर होता है, आलसी होता है। तो क्या करता है वो जो है मेहनत करने के बजाय आसान रास्ता खोजता है, उसी को रटना शुरू कर देता है। और उससे क्या होता है कि हम जो है अपनी, जो हमारी नैसर्गिक क्षमता है, नैसर्गिक प्रतिभा है, उसी को खत्म कर देते हैं, उसी को गंवा देते हैं। क्यों? क्योंकि पहले से जो प्रकाशित सामग्री है भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। ये ठीक वैसे ही है जैसे किसी के घर में खूब धन दौलत, खाना पीना सब कुछ हो, तो बच्चा काम करने नहीं जाएगा, खाएगा, सोएगा, खा के पेट फुला लेगा, तोंदुमल हो जाएगा। लेकिन वही कोई गरीब का बच्चा है जो अभाव में जी रहा है, उसके पास नहीं है, तो अपने लिए संसाधन जुटाने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए, अपनी दाल रोटी के लिए वो जाने क्या क्या हाथ पांव मारेगा, जाने कहाँ कहाँ जाएगा, और इस क्रम में न जाने क्या क्या हुनर सीख जाएगा। लेकिन जिसके पास सब कुछ है वो कुछ नहीं सीख पाएगा, खाएगा सोएगा, उसको चिंता क्या जरूरत है? घर में मिले खाने तो कौन जाए कमाने?
उसी तरह से आपकी और हमारी भी आदत है कि चूंकि मार्केट में पर्याप्त मात्रा में स्टडी मटेरियल उपलब्ध है, तो हम अपने दिमाग पर जोर ही नहीं डालते कि हम कुछ नए ढंग से सोचें, कुछ उस विषय पर नए ढंग से रखें या अपनी मौलिक चीज़ वहाँ पर रख पाएं। इसलिए हम नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन कठिन और चुनौतीपूर्ण हो जाता है। दूसरा कारण क्या होता है? अभ्यास का अभाव। अब आप बोलेंगे अभ्यास हम कहाँ करेंगे? क्या जाके जिम में जाएंगे अभ्यास करेंगे? अभ्यास मतलब प्रैक्टिस। तो क्या जिम में प्रैक्टिस करेंगे? नहीं। अभ्यास हम कहाँ करेंगे? यहीं जहां मैं आपको बता रहा हूं। जैसे अगर निबंध लिखने के लिए आया तो जो गाइड में दिया उसको रटिए मत, देख लीजिए, समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, उनकी हेडिंग्स देख लीजिए, कौन कौन सी हेडिंग्स आ रही, फिर अपने मन से विचार कीजिए कि हाँ, इस पर हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, किस ढंग से लिख सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, तो आप देखेंगे कि नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन के लिए यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो पड़ा है, और मुझे हंसी तब आई कि लोग नए और अप्रत्याशित विषयों पर पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन वो भी नए और अप्रत्याशित ढंग से नहीं सोच रहे हैं, सृजनात्मक ढंग से नहीं सोच रहे हैं। जो गाइड वगैरह में उपलब्ध है, जो एनसीईआरटी के बुक में उपलब्ध है, उसी को टोटल छाप दिए, अपने ढंग से कुछ भी नहीं बताया। मेरा वीडियो इसलिए देर में आ रहा है कि मैंने भी उन किताबों को देखा है, लेकिन मैं जो आपको दे रहा हूं अपने ढंग से समझ करके आपको समझा रहा हूं कि आपको हमें कितना देना है और इसे कैसे प्रस्तुत करना है, या इस टॉपिक पर प्रश्न कैसे कैसे बन सकते हैं। तो अभ्यास आप कहां करेंगे? अभ्यास करेंगे कहां पर? जो आपको पत्र लिखने के लिए मिलता है, निबंध मिलता है, या जो आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है वहां भी पढ़ लीजिए, लेकिन थोड़ा अपने हिसाब से सोचिए कि इसमें हम कैसे कैसे कर सकते हैं, बिना उन बातों को छोड़े अपना नया क्या जोड़ सकते हैं, अपनी कौन सी नई मौलिकता, कौन सी सृजनात्मकता दिखा सकते हैं। ये तरीका होता है। और कठिन क्यों होता है, चुनौतीपूर्ण क्यों होता है? क्योंकि हम रटंत पे निर्भर होकर के उसको गंवा देते हैं। जो मैंने आपको एग्जाम्पल यहां दिया, ये सारा आप लिख सकते हैं, ये सारा आप लिख सकते हैं। यहां पर आपको बोर्ड पर वही जो मेन पॉइंट्स हैं, बुलेट पॉइंट्स आपको मैं दे रहा हूं। अगर मैं पूरा उतार दूंगा गाइड या किताब की तरह, तो मैं वही कर रहा हूं जो नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर नए और अप्रत्याशित विषय पर लिखना क्या हुआ। अब अगला प्रश्न हम लेते हैं कि रटंत को बुरी लत क्यों कहा गया है? नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन द्वारा इस लत से कैसे बचा जा सकता है? लत मतलब आदत होती है। यह आपका जो सीबीएसई का सैंपल पेपर, वहां भी क्वेश्चन दिया हुआ है, और यह बढ़िया प्रश्न है। इसी मकसद से नया और अप्रत्याशित विषय आपके कोर्स में रखा गया है कि रटंत को बुरी लत क्यों कहा गया है, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन द्वारा इस लत से कैसे बचा जा सकता है। तो पहला, जो इसको बुरी लत इसलिए कहा गया है कि इसमें हम नया सोचने के बजाय जो हमें रटा रटाया मिल जाता है, जो लिखा हुआ कहीं मिल जाता है किसी किताब गाइड में, उसी पर निर्भर हो जाते हैं। तो इससे नुकसान क्या हुआ? हम अपना सोचना बंद कर देंगे, उसी पर निर्भर हो जाएंगे। धीरे धीरे क्या होगा? हमारे सोचने समझने की शक्ति कम होती जाएगी। दूसरा क्या होता है? मौलिकता को मार देता है। रटना जो होता है, जो हमारी मौलिकता होती है, उसको खत्म कर देता है, हमारी क्रिएटिविटी को समाप्त कर देती है। हो सकता है कोई और अच्छा गुण हो जो किताब में लिखा है, गाइड में लिखा है, उससे बेहतर लिख दें, लेकिन हम क्या मान लेते हैं कि जो गाइड में लिखा है, जो किताब में लिखा है, बहुत अच्छा है, परफेक्ट है, ब्रह्मवाणी, हमको इसी को रट लेना है, अपने कुछ सोचना ही नहीं। तो क्या होगा? उससे हमारी जो मौलिकता है समाप्त हो जाएगी। अब साथ में ही क्या हुआ? अगर हमें अपनी मौलिकता को बचाना है तो रटने से दूर होना पड़ेगा। हमें वहां मदद लेनी है जो लिखा गया है, एक बार देख लेना है कि हाँ क्या क्या है, लेकिन उसको ऐसे नहीं रट लेना है कि का खाए मुर्गा मुर्गी, का खाए मुर्गा मुर्गी, का खाए मुर्गा मुर्गी, और एग्जाम में भूल गए कि मुर्गा खाए थे कि मुर्गी। लेकिन जब आप क्रिएटिव होके पढ़े रहेंगे, जैसे मैंने भी आपको ये वीडियो बनाते समय मैंने भी किताबों की मदद ली है, लेकिन हमने अपनी क्रिएटिविटी नहीं खत्म की, उनकी मदद ली, ये देखने के लिए कहीं मैं ज़्यादा तो नहीं सोच रहा हूँ, कहीं मैं ट्रैक से तो नहीं हट रहा हूँ। तो ट्रैक वहाँ से ले लिया मैंने, फ्रेम ले लिया, लेकिन जो आपको बता रहा हूँ टोटल मेरा अपना खुद का है। आपको पूरे यूट्यूब पर इस टॉपिक पर इससे बेहतर वीडियो नहीं मिलेगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। मेरा खुद का है, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं है।
तो क्या है, मौलिकता है मेरी। यही तो आपको करना है नए और अप्रत्याशित विषय पर। आप दूसरे वीडियोस देखिए, किताब देखिएगा और उसके बाद मेरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा हाँ एक कैसे लिखा गया। तो अगर हम रटंत पर निर्भर रहेंगे तो मौलिकता को मार देंगे, लेकिन रटंत से हट गए, खुद पर भरोसा कर, तो हमारी मौलिकता जिंदा हो जाएगी। हम रटंत पर निर्भर होते हैं तो हमारी सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी धीरे धीरे स्वतः समाप्त हो जाती, धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाती। लेकिन जब हम रटना छोड़ देते हैं, समझ करके लिखते हैं, समझते हैं, तो हमारी सृजनात्मकता बढ़ती है, विकसित होती है। और कभी कभी तो आपको खुद ताज्जुब होगा कि आप किसी गाइड या किताब से कई गुना ज़्यादा बेहतर सोच लिए और उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर लिख दिए। मैं ईमानदारी से बताऊं कि मैंने भी अपनी पढ़ाई के दौरान जब रट के लिखा तो कम नंबर मिला, और जब मैं खाली बुलेट पॉइंट्स समझ लिया कि हाँ किस प्रश्न के उत्तर में हमें कौन कौन से पॉइंट्स देने हैं, और अपनी तरफ से लिखा, दिल खोल के लिखा, जो मेरे मन में आया वो लिखा, तो भरपूर नंबर मिला है। मेरे दोस्तों को शिकायत रहती थी कि हमें कम नंबर मिलता है, हमें कभी शिकायत नहीं रही कि मैंने लिखा नंबर मिला। तो सृजनात्मकता समाप्त हो जाती है, रटंत पर निर्भर रहने से क्रिएटिविटी समाप्त हो जाती है। लेकिन अगर आप जब रटने से हट जाते हो तो आपकी सृजनात्मकता बरकरार रहती है, आप अपनी क्रिएटिव पावर खो देते हैं। अगला है अभिव्यक्ति क्षमता को विकसित नहीं होने देती। सही बात है, जब आप रटने पर निर्भर हो जाएंगे तो जो आपकी अभिव्यक्ति क्षमता है, एक्सप्रेशन वाली पावर है, समाप्त हो जाएगी। और वो बहुत बड़ा गुण होता है किसी व्यक्ति का। अगर आपकी अभिव्यक्ति क्षमता खत्म हो गई तो बस आप सोचेंगे लिखा क्या है बताओ। एक मजेदार बात बताऊं आपको, एक बार हम क्लास में एक बच्चे से पूछे तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, वो डायरी में देखने लगा। हमने कहा रहने दो बेटा, हम तुम्हारे पिताजी से पूछ लेंगे। ये रटंत का ही प्रभाव है कि पता चला कि रटने के चक्कर में आप पूछेंगे, आपके पिताजी का नाम पूछेंगे तो आप बोलेंगे सर देख के बताते हैं। या आजकल ऑब्जेक्टिव टाइप है, पूछेंगे भैया तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तो बोलेंगे 4 ऑप्शन दीजिए। फर्स्ट ऑप्शन में कौन है, सेकंड ऑप्शन में कौन है, थर्ड ऑप्शन में, 4 विकल्प वहाँ भी मांगेंगे। ये हो सकता है। तो ये होता है रटने का दुष्प्रभाव। और इससे बचने का तरीका ये है कि आप वहाँ से मेन पॉइंट्स देख लीजिए और उस पर खुद सोचिए कि नए ढंग से हम कैसे सोच सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। तो उससे आपकी मौलिकता बरकरार रहेगी, उससे आपकी सृजनात्मकता बरकरार रहेगी और आपकी अभिव्यक्त क्षमता विकसित होती जाएगी। और इस तरह करके आप नए तरह के विषयों पर लिखने का खूब अभ्यास करें तो आप रटंत की बुरी लत से बच सकते हैं। नए और अप्रत्याशित विषय किस प्रकार के होते हैं और उन पर लेखन कैसे किया जाए, अथवा नए और अप्रत्याशित विषयों के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए बताएं कि उन पर लेखन किस प्रकार किया जाए। इस पर दो प्रश्न मैंने बताया, और भी तरह के प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितना स्टडी मटेरियल मैं आपको इस टॉपिक पर दे रहा हूं, कोई भी प्रश्न आएगा घुमा फिरा करके आपको मैटर यहां से मिल जाएगा। मैंने मैटर को तैयार ही इस तरीके से किया है कि आपके सामने वो मैटर दे दूं ताकि कैसे भी घुमा फिरा के प्रश्न आए आप उसके उत्तर लिख ले जाएं। तो सबसे पहले नए और अप्रत्याशित विषय किस प्रकार के होते हैं, उनका स्वरूप कैसा होता है, तो एक लाइन में कहा जाए तो कैसे होते हैं, खुले मैदान की तरह। खुले मैदान मतलब जैसे खुला मैदान है, उसमें चाहे जितना घूमो खेलो कूदो, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मस्त। और जब खुले मैदान की तरह होते हैं तो ऐसे टॉपिक पर विभिन्न कोणों से विचार कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट एंगल से अपनी बात कह सकते हैं, तर्क वितर्क करके। एक तो इस तरह के होते हैं। लेकिन खुले मैदान की तरह होने के बावजूद भी इसमें भी 2 तरह का विषय होगा, एक खुलापन रखने वाला विषय और एक स्पष्ट फोकस या केंद्रित प्रकृति का विषय। जो खुलापन रखने वाला टॉपिक होगा उस पर आप विभिन्न कोणों से विचार कर सकते हैं, लेकिन जो स्पष्ट फोकस केंद्रित प्रकृति का विषय होगा उस पर विचार प्रवाह में थोड़ा सा नियंत्रण करना पड़ेगा। जैसे कभी कभी आपको किसी विषय पर लिखने के लिए दे दिया गया कि इस विषय पर लिखो, आप लिखिए आराम से, लेकिन कोई विषय ऐसा दिया गया उसमें कुछ हेडिंग दे दी गई कि आपको लिखते समय इन बिंदुओं का ध्यान रखना है, तब फिर आप पे थोड़ा सा ब्रेक लग गई और उस समय आप अपने विचार प्रवाह को नियंत्रित करेंगे। समझ रहे हैं? अब इसका मतलब यह हुआ कि जब खुले मैदान की तरह होता है नया और अप्रत्याशित विषय,
तो उस पर खुल के खेलने का मौका है, विभिन्न कोणों से विचार कर सकते हैं। तो इसमें दिक्कत क्यों आती है, लिख क्यों नहीं पाते हैं? जवाब आपको मैं दे रहा हूं वो ऐसे कि जैसे अगर किसी तोते को आपने पिंजरे में बंद करके रखा है और अचानक छोड़ देंगे तो क्या उड़ पाएगा? क्या उस तोते की तरह उड़ पाएगा जो खूब जंगल में रहता है? उतना ऊंचा उड़ पाएगा? उतना ऊंचा नहीं उड़ पाएगा। वो थोड़ी दूर उड़ेगा, थक के बैठ जाएगा। कोई शेर जो पिंजरे में बंद रहता हो, अचानक उसको जंगल में छोड़ आएंगे तो शियार से भी डरेगा, वो भी आवाज करे तो चुप हो जाएगा। वो उतना तेज दौड़ नहीं पाएगा, शिकार भी उतनी फुर्ती से नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो वैसा उसने अभ्यास ही नहीं किया, बंद रहा है, उसकी क्षमताएं नष्ट हो गई। उसी तरह आप बच्चों के साथ होता है कि आपकी रटने की आदत पड़ गई है, तो जब आपको नया टॉपिक आता है, लिखना होता है, तो हाथ पांव फूल जाते हैं। यही रटंत का सबसे बड़ा अवगुण है। ठीक है, तो अब जो है इससे बचने के क्या क्या उपाय हैं, टॉपिक आ गया तो इस पर आप लिखेंगे कैसे, आगे हम बता रहे हैं। लेख की शुरुआत आकर्षक करनी चाहिए। आकर्षक मतलब थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो, पंचिंग लाइन हो, और वो सुसंबद्ध और सुसंगत होना चाहिए। अब आपके दिमाग में आ रहा है सुसंबद्ध और सुसंगत का मतलब क्या है? सुसंबद्ध और सुसंगत का मतलब यह है कि कही गई बातें आपस में जुड़ी हों, उनमें तालमेल हो। ऐसा नहीं कि एक पूरब की हो, एक पश्चिम की हो। ऐसा नहीं हो कि जाना था जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, यानी मन्नो मेरा हुआ अब तेरा क्या होगा। ऐसा नहीं, बातों में तालमेल हो, कोऑर्डिनेशन हो, और हमारी कही गई बात एक दूसरे को काटे नहीं। ऐसा नहीं हो कि एक पैराग्राफ में आपने जो बात कही, अगले पैराग्राफ में वो बात काट दे रहे हैं। तो उनमें तालमेल हो, क्रमबद्धता हो, और पहले कही गई बात को दूसरी कही गई बात वो काट नहीं रही हो। और इसमें मैं शैली का प्रयोग धड़ल्ले से होता है। अब यहाँ पे एक सवाल बनता है कि मैं शैली का प्रयोग कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा, डिस्क्रिप्टिव भी बन जाएगा। तो मैं यहीं पर आपको बता दूं एक्स्ट्रा कि मैं शैली का प्रयोग संपादकीय में बिल्कुल नहीं होता है, स्ट्रिक्टली मना है। आपका ऑब्जेक्टिव में सवाल आ सकता है कि मैं शैली का प्रयोग संपादकीय में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि संपादकीय किसी एक व्यक्ति की राय नहीं, पत्र समूह की राय होती। संपादकीय का मेरा वीडियो बना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन में भी मिल जाएगा। तो इसमें मैं शैली का प्रयोग होता है धड़ल्ले से। बाकी कुछ जगहों पर होता है, कुछ नहीं होता है, लेकिन याद रखिएगा संपादकीय में मैं शैली का प्रयोग कतई नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो किसी व्यक्ति की राय नहीं होती, संपादकीय पूरे पत्र समूह की राय होती है। तो यहां पर मैं शैली का प्रयोग होता है धड़ल्ले से भरपूर। लेख में व्यक्ति विचारों में आत्मनिष्ठता और लेखक के विचारों की छाप होनी चाहिए। जो आप लिख रहे हैं किस पर? नए और अप्रत्याशित विषय पर, तो उसमें आत्मनिष्ठता मतलब वो आपकी आत्मा की आवाज हो। आत्मनिष्ठता मतलब आपके दिल से निकली आवाज हो, आत्मा की आवाज हो, आपके विचारों की छाप हो। जैसे पढ़ने वाला समझ जाए कि जिसने लिखा है वो उसका खुद का है, मौलिक है, वास्तविक है। ऐसा नहीं कि कहीं का कॉपी कहीं का पेस्ट, कॉपी पेस्ट कर दिया। वो एक कहावत है ना कि कहीं कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती का कुनबा जोड़ा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आप नए और अप्रत्याशित विषय पर लिख सकते हैं। कैसे? शुरुआत आकर्षक हो, सुसंबद्ध और सुसंगत हो, कही गई बातें आपस में जुड़ी हों, उनमें तालमेल हो, पहले कही गई बात को बाद में कही गई बात काटे नहीं, मैं शैली का प्रयोग हो, लेखक के विचारों में आत्मनिष्ठता हो, और लेखक के विचारों की छाप लेख में होनी चाहिए। हिंदी के प्रचार प्रसार में अपना सहयोग देने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।